हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का हिंदी लेसन 5 हम पढ़ रहे थे। इस चैप्टर का नाम है हुंडरू का जलप्रपात। जलप्रपात का मतलब होता है झरना, जिसको हम इंग्लिश में वाटरफॉल कहते हैं। इस चैप्टर के पार्ट 1 का वीडियो अपलोड हो चुका है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड सारे वीडियोज़ प्लेलिस्ट में अवेलेबल होते हैं, तो आप वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। एंड मेरे सेकेंड चैनल पर भी क्लास 8 इंग्लिश का चैप्टर 2 का पार्ट 1 वीडियो अपलोड हो चुका है। उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। क्लास 8 का इंग्लिश अगर आपको स्टार्टिंग से पढ़ना है एंड इंग्लिश ग्रामर भी स्टार्टिंग से पढ़ना है, तो मेरे सेकेंड चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम इस चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर को पढ़ा था, आज के वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पाठ से क्वेश्चन दिया गया है, 5 क्वेश्चन यहाँ पर है। पहला है, जैसे हुंडरू का झरना वैसे उसका मार्ग, इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर हमने इसका आंसर लिख के रखा है। तो यहाँ पर एक सेंटेंस है, जैसे हुंडरू का झरना वैसे उसका मार्ग। ये पाठ में इस चैप्टर के अंदर ये सेंटेंस दिया गया है। और यहाँ पे ये बोल रहा है कि इस कथन की व्याख्या कीजिए। इस कथन के बारे में हमें वर्णन करना है। तो इसका आंसर हमने लिखा है, हुंडरू का झरना बहुत आकर्षक, आनंददायक, मनमोहक है। उसी तरह हुंडरू जाने का रास्ता भी आकर्षक, मनमोहक और आनंददायक है। रास्ते में जंगल, जिसमें हिंसक जीवों के साथ साथ अलग अलग तरह की पक्षियों का कलरव मनमोहक लगता है। हरे भरे खेतों की हरियाली रास्ते का आनंद और भी बढ़ा देती है। हुंडरू का झरना बहुत ही सुंदर है, बहुत ही मनमोहक है। इस चैप्टर को जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि लेखक ने किस तरह से हुंडरू के जलप्रपात का, उसकी सुंदरता का वर्णन इस पाठ में किया गया है। आपको इस पूरे पाठ में हुंडरू के जलप्रपात की सुंदरता का वर्णन मिलेगा, जो कि लेखक के द्वारा किया गया है। हुंडरू का जलप्रपात क्या है? एक यात्रा वृत्तांत है। मतलब लेखक हुंडरू के जलप्रपात देखने गए थे, वहाँ पर घूमने गए थे और वहाँ की सारी चीज़ों को देखने के बाद, वहाँ की सुंदरता को देखने के बाद उन्होंने उसका वर्णन इस पाठ में किया है। तो जब आप पढ़ेंगे इस पाठ को तो आपको पता चलेगा कि हुंडरू का जलप्रपात कितना सुंदर है और उसके जाने का मार्ग, वहाँ तक पहुँचने का मार्ग भी उतना ही सुंदर है, जिसका वर्णन इस पाठ में किया गया है। ये पैराग्राफ जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हुंडरू के जलप्रपात तक पहुँचने का मार्ग कितना सुंदर है और कितना आकर्षक है। चलिए हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर में है, हुंडरू का झरना कैसे बना है? इसका आंसर होगा, स्वर्णरेखा नदी पहाड़ को पार करने के लिए अनेक भागों में बट जाती है, फिर एक जगह होकर पहाड़ से उतरती है। यही है हुंडरू का झरना, जो 243 फीट ऊपर से गिरती है। इस पैराग्राफ में पहाड़ पर नदी का यह खेल, यह नदी है स्वर्णरेखा, जिसके उद्गम स्थान से 50 मील आगे जाकर हुंडरू का यह झरना है। मतलब हुंडरू का झरना जो है ये इसका उद्गम स्थान है स्वर्णरेखा नदी। ठीक है, स्वर्णरेखा नदी पहाड़ों को पार करने के लिए अलग अलग भागों में बट जाती है और एक जगह होकर और आगे जाकर, मतलब 50 मील आगे जाकर वो स्वर्णरेखा नदी जो है एक जगह होकर पहाड़ से नीचे गिरती है। तो यही है हुंडरू का झरना और ये पानी जो है 243 फीट ऊपर से गिरता है। और स्वर्णरेखा नदी रांची, धनबाद, सिंहभूमि एवं बालासोर जिलों से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो यहाँ पर स्वर्णरेखा नदी के बारे में दिया गया है। तो ये हमारा सेकेंड नंबर का क्वेश्चन हो गया। थर्ड नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। थर्ड नंबर में है, स्वयं झरने से भी ज़्यादा खूबसूरत मालूम होता है। झरने से आगे का दृश्य, उस दृश्य की सुंदरता का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो इसका आंसर पहले हम देखते हैं। हुंडरू झरने से भी ज़्यादा सुंदर लगता है उसके आगे का दृश्य। हुंडरू के जलप्रपात से भी ज़्यादा सुंदर उसके आगे का दृश्य लगता है। उस झरने के आगे का दृश्य, आगे घाटी है, उस झरने के आगे घाटी है, पहाड़ों के बीच पतली नदी है। ऐसा लगता है जैसे थर्मामीटर का पारा हो और चारों ओर सुंदरता ही सुंदरता दिखाई
देता है। स्वर्ग के जैसा दृश्य हुंडरू के झरने से आगे का दृश्य है। हुंडरू के जलप्रपात से भी सुंदर दृश्य उसके आगे का दृश्य है। हुंडरू के झरने से आगे घाटी है और वहाँ से एक पतली नदी गुजरती है जो कि थर्मामीटर के पारे के जैसा लगता है, तो इसलिए वहाँ का दृश्य बहुत ही सुंदर दिखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुत पाठ के आधार पर समझाइए कि किसी यात्रा वृत्तांत को रोचक बनाने के लिए किन किन बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों मैंने पहले भी आपको पिछले वीडियो में बताया था कि यात्रा वृत्तांत क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई दूसरा व्यक्ति, कोई विदेशी व्यक्ति है जो हमारे भारत में आया और उस व्यक्ति को हमारे भारत के बारे में यात्रा वृत्तांत लिखना है, तो यहाँ पर आकर वो यहाँ की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता के बारे में अपने यात्रा वृत्तांत में लिखेगा। इसके लिए वो पहले यहाँ पर भारत में आएगा और यहाँ की सारी चीज़ों को जानेगा, समझेगा। उसके बाद वो अपने यात्रा वृत्तांत में यहाँ की सुंदरता, यहाँ की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक सारी स्थितियों के बारे में अपने यात्रा वृत्तांत में लिख पाएगा। तो वैसे ही लेखक कामता प्रसाद सिंह ने ये यात्रा वृत्तांत लिखा है। लेखक कामता प्रसाद सिंह हुंडरू का जलप्रपात देखने गए थे और उन्होंने वहाँ की सुंदरता देखी, वहाँ के मनमोहक दृश्यों को देखा, तो उन्होंने इस पाठ में अपने यात्रा वृत्तांत को लिखा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि यात्रा वृत्तांत को लिखने के लिए किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। इसका आंसर हम लिखेंगे, प्रस्तुत पाठ हुंडरू का जलप्रपात एक यात्रा वृत्तांत है। किसी भी यात्रा वृत्तांत को रोचक बनाने के लिए प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ वहाँ के सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति का वर्णन भी आवश्यक है। चलिए 5 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर एक दृश्य का वर्णन 2 तरह से किया जाता है। 2 सेंटेंस यहाँ पर दिया गया है। पहला है, हुंडरू का पानी कहीं सांप की तरह चक्कर काटता है, कहीं हरिण की तरह छलांग भरता है और कहीं बाघ की तरह गरजता हुआ नीचे गिरता है। दूसरा सेंटेंस है, हुंडरू का पानी चक्कर काट कर छलांग भरता हुआ नीचे गिरता है। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि इनमें से कौन सा वर्णन आपको अच्छा लगता है और क्यों। मतलब इस दोनों सेंटेंस में, ये दोनों सेंटेंस जो यहाँ पर दिया गया है, इस दोनों सेंटेंस में आपको कौन सा कथन अच्छा लग रहा है और अच्छा लग रहा है तो क्यों लग रहा है। इसका आंसर हम लिखेंगे, उपरोक्त दोनों कथनों में से मुझे प्रथम कथन का तरीका अच्छा लगता है। यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं कि आपका आंसर यही होगा जो मैंने यहाँ पर लिखा है। अगर आपको सेकंड नंबर का सेंटेंस अच्छा लग रहा है तो इसके बारे में आप लिखेंगे कि आपको ये क्यों अच्छा लग रहा है। तो मैंने लिखा है, उपरोक्त दोनों कथनों में से मुझे प्रथम कथन का तरीका अच्छा लगता है क्योंकि प्रथम कथन में विशेषण विशेष्य दोनों का प्रयोग है, जबकि दूसरे कथन में सिर्फ विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो प्रथम कथन में क्या है, विशेष्य और विशेषण दोनों का प्रयोग किया गया है, तो इसलिए मुझे प्रथम कथन ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आपको सेकेंड नंबर का ये सेंटेंस अच्छा लगता है तो इसके बारे में आप रीज़न देंगे, इसके बारे में बताएंगे कि आपको ये सेंटेंस क्यों अच्छा लगता है। तो हमने पार्ट से का ये सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, सारा क्वेश्चन हमने देखा। अब हम पार्ट से आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है, आपने किसी गांव शहर की यात्राएं की होगी, उसमें से किसी एक यात्रा का वर्णन कीजिए। तो ये वाला क्वेश्चन जो आपको खुद से करना है। आप अगर यात्रा करने किसी गांव में गए हैं या फिर किसी शहर में किसी जगह पर आप गए हैं तो वहाँ का वर्णन आपको खुद से ही करना है, आपको ये चीज़ खुद से लिखना है, क्योंकि ये आंसर जो है सभी बच्चों का, सभी स्टूडेंट का अलग अलग हो सकता है। सेकेंड नंबर में है, अपने राज्य के किसी एक जलप्रपात का वर्णन कीजिए। आपके राज्य में जो भी वाटरफॉल है उसके बारे में आप अपने आंसर में इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, आपके द्वारा की गई यात्रा के दौरान आपको किसी न किसी प्राकृतिक दृश्य ने अवश्य आकर्षित किया होगा, उस दृश्य का वर्णन कीजिए। अगर आप कहीं पे घूमने गए हैं, किसी प्राकृतिक दृश्य को आपने देखा है, जैसे कि वाटरफॉल या फिर किसी पहाड़ी पर या किसी जंगल वगैरह में, तो आप उसका वर्णन अपने आंसर में कर सकते हैं। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको खुद से ही करना होगा, क्योंकि सभी बच्चों का इसका आंसर अलग अलग होगा। नेक्स्ट है गतिविधि। पहला क्वेश्चन है, बिहार के दर्शनीय स्थलों की सूची बनाइए। प्राकृतिक संपदा तथा
कृषि को ध्यान में रखते हुए बिहार एवं झारखंड का तुलनात्मक वर्णन कीजिए। चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा, हमारे बिहार में बहुत से दर्शनीय स्थान हैं, जैसे पटना की पटन देवी, गोलघर, महावीर मंदिर, अजैब घर, चिड़ियाघर, अगम कुआं, गुरुद्वारा, मतलब ये सारा चीज़ जो है पटना में है। बक्सर में ताड़का बद स्थान, सहरसा में चंडिका स्थान, झारखंड में देवघर, सीतामढ़ी यानी कि जनकपुर में सीता का जन्म स्थान आदि। और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे बिहार में हैं, जो कि दर्शन करने के लायक हैं, दर्शनीय स्थान हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पे बोल रहा है कि बिहार के दर्शनीय स्थलों की सूची बनाइए, तो ये सारे दर्शनीय स्थलों की सूची है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में है, प्राकृतिक संपदा तथा कृषि को ध्यान में रखते हुए बिहार एवं झारखंड का तुलनात्मक वर्णन कीजिए। तो इसका हमें आंसर देना है। इसका आंसर हमने लिखा है, प्राकृतिक संपदा में झारखंड आगे जरूर है, लेकिन झारखंड में कृषि योग्य भूमि की कमी है। कृषि के क्षेत्र में हमारा बिहार झारखंड से आगे है। तो यहाँ पर बिहार और झारखंड का तुलना किया गया है, तो यहाँ पर तुलनात्मक वर्णन करने के लिए ही कहा गया था। तो ये हो गया हमारा सारा आंसर। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, सारा क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, आपने अपने गांव और उसके आसपास एक अड़हर, सरसों के लहलाते फूलों पर मंडराते हुए भौरों को अवश्य देखा होगा। साथ ही आम की मंजरियों पर मकरंद को चूसते हुए मधुमक्खियों के झुंड एवं आम के पल्लवों के बीच छिपी हुई कोयल की कूक भी आपने अवश्य सुनी होगी। इस प्रकार के दृश्य को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको खुद से ही सॉल्व करना है। यहाँ पर जो भी दृश्य बोला गया है, अगर आपने वो देखा है तो आप उसका वर्णन अपने शब्दों में कर सकते हैं। तो ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए।